गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत इसको पढ़ेंगे। इसके पहले हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ा था, तो आइए देखते हैं दो ध्रुवीयता के अंत का परिचय। शीत युद्ध के सबसे पहले सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी हो गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1980 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल दिया। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसे किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। यह चित्र में आप देख रहे हो बच्चों, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। सन 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवाद की समाप्ति की शुरुआत थी। लोग दीवार को इसी घटनाक्रम को सामने लोग दीवार में एक छोटा सा छेद कर रहे थे। आप देखेंगे इस चित्र में कि लोग दीवार में छेद कर रहे हैं। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया था, जिससे आवागमन में सरलता हो सके। सन 1999 की पहली जो बर्लिन की दीवार थी, वो भी आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। अब बर्लिन की दीवार के बाद आता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको यूएसएसआर भी कहते हैं, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों को समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रखने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने से सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता से महत्व दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता था। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। ये चित्र दिया है व्लादिमीर लेनिन का। ये रूसी क्रांति के बहुत बड़े महानायक और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक और अध्यक्ष थे।
ये असाधारण सिद्धांतकार और मार्क्सवादी विचारधारा के थे और पूरी दुनिया में साम्यवाद के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत व्लादिमीर लेनिन थे। अब आता है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य के रूप में सन 1971 की समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं जो निम्नलिखित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। दूसरा, सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। इसके दूर दराज के क्षेत्रों में आवागमन की सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात व मशीनरी आदि शामिल थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अधिक उन्नत था। सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। भूमि एवं अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। अब आता है कि सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने में सहायता प्राप्त थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन भी थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी आदि शामिल भी थे। दूसरा पॉइंट है, सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन से सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अधिक विकसित था। पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का यहाँ पर उत्पादन आसानी से होता था। सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती एवं कम दर पर मुहैया कराती थी, जिससे वहां पर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। मिल्कियत पर प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संस्थाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका को बराबर की टक्कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध तक केवल अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार थे, परंतु 1949 में सोवियत संघ भी परमाणु बम बनाने में सफल हो गया। अब वह हर क्षेत्र में अमेरिका वर्चस्व को चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी सोवियत संघ ने अपनी धाक जमाई। अब पूरी गगारिन ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। अब आगे है कि सोवियत संघ की कुछ खामियां थे, सोवियत प्रणाली की कुछ खामियां थे, कुछ दोष थे, इनको देखते हैं। तो सोवियत संघ को उसके नेताओं ने महाशक्ति तो बना दिया था, लेकिन सोवियत प्रणाली में ऐसी कई खामियां और दोष थे, जैसे इस व्यवस्था में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था
और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं तथा नौकरशाही का नियंत्रण था। लोगों को शासन की गलतियां और कमियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। शासन और साम्यवादी दल की आलोचना वे नहीं कर सकते थे। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव के कारण वे अपनी असहमति या असंतुष्टि चुटकुलों और कार्टूनों द्वारा ही अभिव्यक्त कर पाते। आम आदमी के जीवन कठिन था, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छा और उच्च जीवन स्तर जीते थे। साम्यवादी दल तथा कोई शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। उत्तरदायित्व के अभाव में शक्ति का मनमाना प्रयोग या दुरुपयोग होता था। असहमति को दमन तथा बल प्रयोग से दबा दिया जाता था। शासन की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी। बेशक वह 15 गणराज्यों में से एक था, इससे अन्य गणराज्य को उसकी जनता उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे था। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई, जिससे सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी मामले में यह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे इस तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः यह ठहर सा गया। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़कर कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे।